everyone, my name is Khimraj Joshi. So we are discussing part थर्ड ऑफ चैप्टर फोर्थ. तो पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर फोर्थ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पार्ट सेकंड हमने पढ़ लिया था, पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर फोर्थ, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो पार्ट फोर्थ में पार्ट थर्ड में कौन कौन से टॉपिक हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं? होमोलोगस सीरीज, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. तो पहले हम लोग जानते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है. होमोलोगस सीरीज में क्या होगा? होमोलोगस सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे, होमोलोगस सीरीज के अंदर दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है. ठीक है, CH2 ग्रुप का आपका डिफरेंस रहेगा. तो कौन कौन से यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर एक वर्ड है एल्केन. एल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एन क्या लग गया यहाँ पे? सफिक्स. अभी सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी चेन के आगे जुड़ते हैं या किसी नेम के आगे जुड़ते हैं. सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो कि नेम के पीछे जुड़ते हैं. ठीक है, तो एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं. अगर कार्बन 1 होता है तो इस एल्क की जगह पर हम लोग मैथ लिख देंगे. अगर कार्बन 2 होता है तो इसकी जगह हम लोग एथ लिख देंगे. अगर कार्बन 3 होगा तो इसे हम लोग लिख देंगे प्रॉप. प्रॉप. और अगर कार्बन 4 होंगे तो हम लोग लिख देंगे ब्यूट. अगर 5 होगा तो हम लिखेंगे पेंट, और 6 होगा तो हम लोग लिखेंगे हेक्स. तो हम लोग एल्क की जगह पर मैथ, एथ, ब्यूट, प्रॉप, पेंट, हेक्स कुछ भी जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन. एन, इसकी जगह एन, ईन या येन, ये तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना. सफिक्स में एन, ईन और येन, ये एन, ईन और येन सफिक्स कब आते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन सफिक्स लगता है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है सफिक्स, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो येन लगता है सफिक्स. ओके, सो एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड होगा इसके अंदर. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n ओनली, NH2n. देन व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइन इज देयर CnH2n-2. तो इस तरह से ये जनरल फॉर्मूले होंगे. इस जनरल फॉर्मूले से हम लोग क्या बना सकते हैं? इस अकॉर्डिंग हम लोग ये हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज के मेंबर बना सकते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल एक और लेते हैं हम लोग. मैं बात करता हूँ एल्केन सीरीज का. मैं एल्केन सीरीज की बात करता हूँ. एल्केन सीरीज में कौन कौन से मेंबर आते हैं? तो अगर मैं बोलता हूँ मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4. फिर मैं बात करता हूँ इथेन, फॉर्मूला है C2H6. फिर मैं बात करता हूँ प्रोपेन की, प्रोपेन C3H. प्रोपेन कितना फॉर्मूला है? C3H8. देन ब्यूटेन कितना फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? C4H10. तो अगर आप नोटिस करोगे ये सब एडजेसेंट मेंबर्स है ऑफ सेम सीरीज. कौन सीरीज है? एल्केन सीरीज के. सब में सफिक्स एन लग रहा है तो ये एल्केन सीरीज के मेंबर है ना. मैथ मतलब कार्बन 1 होगा, एथ मतलब कार्बन 2 है, प्रॉप मतलब कार्बन 3 एंड ब्यूट मीन्स कार्बन 4. अगर आप नोटिस करोगे दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. इसमें भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है और इसमें भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. सो दिस इज द होमोलोगस सीरीज. क्या होगा होमोलोगस सीरीज में? दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है. ओके, सो दिस इज द होमोलोगस सीरीज. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं?
दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलेंगे। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड क्या होते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जिसको हमने एल्केन भी बोला था, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो ये अनसैचुरेटेड क्या होंगे? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जिसको हमने अल्कीन बोला था, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसे हमने अल्काइन बोला था, तो ये आते हैं अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में। तो सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड. If carbon carbon having double or triple bond in between them, then such compounds are known as unsaturated hydrocarbon compounds. ओके, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है भी हमको आपको बता दिया. अब एक और डिफरेंस बता देता हूँ मैं आप लोगों को. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जब कभी भी जलते हैं, कंबशन रिएक्शन शो करते हैं, तो दे एक्चुअली बर्न्स विद अ क्लीन फ्लेम. क्लीन फ्लेम निकलती है और कोई भी इसमें से सूटी कोई गैस या सूटी मीन्स सूटी फ्लेम नहीं निकलेगी. कोई ब्लैक कलर की फ्लेम नहीं निकलती है या ब्लैक कलर का फ्यूम्स नहीं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है, स्मोक नहीं निकलता है. वैसे जब कभी भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, अल्कीन या अल्काइंस को बर्न करेंगे, कंबशन रिएक्शन शो करेंगे, तो उसमें ये ब्लैक सूटी फ्लेम या ब्लैक स्मोक निकलेगा. ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में. फिर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. बट नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनका प्रीफिक्स या सफिक्स क्या लगता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, वो हम लोग जानेंगे. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट हेलो अल्कीन. हेलो ग्रुप्स क्या होते हैं? हेलोजेंस. जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 17 में हेलोजेंस देखने को मिलते हैं. कौन से हेलोजेंस हैं? दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, तो ये जब कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को हटाकर जोड़े जाते हैं तो इनका लगता है प्रीफिक्स, है ना. नेमिंग जब भी करोगे तो प्रीफिक्स लगेगा, है ना. तो कौन सा प्रीफिक्स लगता है? क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो प्रीफिक्स लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो ये प्रोपेन, जो सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, कार्बन 3 है तो कार्बन 3 को हम लोग प्रॉप बोलते हैं, सफिक्स लगता है एन. तो प्रोपेन जो कि एक पेरेंट नेम है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, पेरेंट चेन जो है प्रोपेन है, हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया है. सफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरो इज द प्रीफिक्स ऑफ क्लोरीन. सेम गोज फॉर ब्रोमो. हमने यहाँ पे प्रोपेन लिया, 3 कार्बन कंपाउंड्स, और इसमें ब्रोमीन जो जोड़ा उसका लगता है प्रीफिक्स ब्रोमो. इट इज ब्रोमो हियर, है ना. देन हम बात करेंगे अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, बॉन्ड फ्री OH. यहाँ से हम लोग कार्बन चेन जोड़ेंगे, एज ए OH जोड़ेगा, बट इसका लगता है सफिक्स, ये पीछे जोड़ते हैं, दैट इज ऑल, OL. तो यहाँ पे अब दिख रहा है प्रोपेनॉल. अब ये प्रोपेनॉल वर्ड कहाँ से आया, है ना. प्रोपेनॉल तो कैसे आया? IUPAC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने बताया था जब कभी भी आप सफिक्स जोड़ोगे, सपोज प्रोपेन इज द पेरेंट नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड प्लस ऑल, तो ये IUPAC बोलती है, तो इसको ई को हटा दो, क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा. सेम गोज फॉर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड फ्री CHO. तो आप देख सकते हो CHO यहाँ पर जुड़ा हुआ है. सेम इसमें आपको CHO का जो कार्बन है वो चेन में काउंट करना है. तो 1, 2 और 3 कार्बन है. 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, सफिक्स लगता है L, तो प्रोपेनेल, पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेनेल. ओके. कीटोन का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? बॉन्ड फ्री C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड फ्री. तो इस तरह से आपको दिख रहा है, इस तरह से हमने यहाँ पे कीटोन जोड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल 3 कार्बन है. 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, प्लस इसका सफिक्स लगता है ऑन, ONE ऑन, तो प्रोपेनॉन बन गया. ठीक है. देन गोज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ग्रुप होता है COOH, C डबल बॉन्ड COOH. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है COOH यहाँ प्रेजेंट है. तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है. प्रोपेन इज द पेरेंट चेन. देन ओइक एसिड बन गया प्रोपेनोइक एसिड. क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड हो गया.
बाकी एल्कीन और अल्काइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एल्कीन का सफिक्स लगता है ENE और अल्काइन का सफिक्स लगता है YNE, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, है ना। तो ये अपने पास है। तो कौन से नोमेनक्लेचर में आपको रूल्स याद रखने हैं? सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कंपाउंड्स एंड देन इन इट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो पहले आप नंबर ऑफ कार्बन जानो कि एल्क ग्रुप कितना है, या वो मैथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन्स आपको आइडेंटिफाई करने चेन के अंदर, और आपको देखना है कि सबसे लंबी चेन आपको सेलेक्ट करनी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। देन फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई करना है कि किस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगता है और किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगता है, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। देन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर डिजाइन बाय प्रीफिक्स साइकिल। अब हम बात करें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में मैंने बताया था हम लोग प्रीफिक्स जोड़ते हैं, दैट इज साइक्लो। मान लो ब्यूटेन की चेन है ना, ब्यूटेन का रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है, तो हम जोड़ेंगे प्रीफिक्स साइक्लो, तो साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। देन इफ दे आर टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप एक ही हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हो, तो पहला नाम किस फंक्शनल ग्रुप का आएगा वो डिपेंड करेगा उसके अल्फ़ाबेट के ऊपर। दैट आपने क्लोरीन जोड़ दिया और आपने अल्डिहाइड जोड़ दिया, तो अल्डिहाइड को हम लोग पहले काउंट करेंगे, देन क्लोरीन को हम लोग बाद में काउंट करेंगे। देन इफ द सेम कंस्टिट्यूट अकर्स मोर देन वंस, देन लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन विच द सब्स्टिट्यूट अकर्स आर गिवन। तो अगर आपको एक से ज़्यादा टाइम आप जोड़ देते हो किसी एक ही सब्स्टिट्यूएंट को किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की चेन में, तो आपको लोकेशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप कहाँ ऐड हो रखा है, कहाँ ज्वाइन हो रखा है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे आपने एक चेन बना दी है, तो यहाँ पे एक चेन बन गई है। यहाँ पर कितने कार्बन जुड़ेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3, यहाँ पर जुड़ेगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटीन, ये पेंटीन है। सपोज इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन हटाकर सपोज मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया अल्डिहाइड का, क्या है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। नाउ आप काउंट करना है 1 2 3 4 5 अब 6। अब कार्बन कंपाउंड, कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए, बिकॉज हमको ये अल्डिहाइड वाला कार्बन भी इसमें काउंट करना पड़ेगा। तो 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो हेक्सीन। अल्डिहाइड का क्या लगता है सफिक्स L, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC E हटेगा तो क्या बन जाएगा? हेक्सेनल बन जाएगा, हेक्सेनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम लोग जोड़ा जाएगा। अगर सपोज हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 5 कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पे मैं एक और कार्बन जोड़ देता हूँ। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आपने सपोज ये चेन ली, तो आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी? काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी। तो ये क्या हो गया? ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो आपको नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूट को बहुत कम नंबर मिले। तो सेकंड नंबर मिल रहा है इसको सब्स्टिट्यूट को क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 है 2 मिथाइल पेंटीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटीन। 2 हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल पेंटीन। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पहले आपको नंबरिंग देनी है, और जिस नंबर से सब्स्टिट्यूट का नंबर कम आता है वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जहाँ पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है आपको वहाँ से उसको स्पेसिफाई करना है दैट ये 2 पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप IUPAC नेम लिख सकते हैं,
ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं। कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जलाना, कोई चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो हम लोग उसमें कंबशन, उस कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जलने के लिए क्या चाहिए, जलने के लिए वी नीड ऑक्सीजन गैस, and during the release of oxygen gas during the combustion process carbon dioxide is released. So combustion along with its compound is formed in the fuel as burns in the presence of oxygen to release energy. तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। तो सैचुरेटेड जो होते हैं, जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उनमें ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम से जलते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो ईन और YNE वाले सफिक्स वाले होते हैं, वो येलो सूटी फ्लेम, येलो कलर की सूटी फ्लेम, ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है। तो कंबशन में सिंपली एग्जांपल लेंगे तो सपोज मैंने कार्बन लिया, उसको जलाया O2 के प्रेजेंस में, तो CO2 बनेगा। सो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो इट इज अ सिंपल रिएक्शन इन विच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो उसे बोलेंगे कंबशन। देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देन अल्कोहल कैन बी ऑक्साइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप अल्कोहल को, है ना, अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी एक रिएक्शन भी है अल्कोहल को। सपोज मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की, C2H5OH, है ना। इसमें अगर आप लोग लोगे पोटेशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7, जिसको हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपको पता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये जो ये इथेनॉल है, दिस इज नोन एज इथेनॉल, जो एक अल्कोहल है, इट विल कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड। क्या होता है फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का, C2H5। Yes, what is the formula of ethanoic acid? The formula of ethanoic acid is C2H5COOH। तो ये आपका बन जाएगा ethanoic acid। Sorry, the formula of ethanoic acid is CH3COOH। It is the formula of ethanoic acid। तो ये ethanoic acid बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन बढ़ चुका है, दैट इज वाई। तो इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स इथेनोइक एसिड प्लस वाटर, दिस इज द रिएक्शन, प्लस वाटर। सो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन और वेजिटेबल ऑयल, है ना, इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। Addition of hydrogen in presence of catalyst of nickel and palladium, this called converts oil into घी। सपोज हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने पास कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, ऑयली सब्सटेंस है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम देंगे इसको, 2 है तो बोलेंगे एथ, सफिक्स से लगा इन, इथीन, इसका नाम है इथीन। इसको अगर हम लोग, इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, +2 हाइड्रोजन जोड़ दिया इसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जोड़ेंगे। ठीक है। तो निकल एंड पैलेडियम की कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर, कन्वर्ट्स ऑयल इनटू घी, दैट इज सिंगल CH3 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इथीन से इथेन बन गया। ठीक है। सो दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। सो वी हैव ऐड हाइड्रोजन, तो हमने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, जो इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करती ऑयल इनटू घी, है ना, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन से नाम पता लग रहा है कि हम लोग हाइड्रोजन हटा के किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, कोई रिप्लेस कर देंगे। तो
व्हेन वन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, देन सच रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर CH4 है, CH4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपने क्लोरीन को जोड़ा, ठीक है, तो एक क्लोरीन ने इसकी जगह ले ली, एक हाइड्रोजन ने दूसरे क्लोरीन से जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन एटम ऑफ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सो आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। पहला कंपाउंड है इथेनॉल और सेकंड है अपने पास इथेनोइक एसिड। तो नाम से ही पता लग गया हो गया इथेनॉल, इथेनॉल नाम से आपको पता लग गया हो गया कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है इथेनॉल, द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज CH3CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यू कैन सी हियर इथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इथेनॉल एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, वो लिक्विड्स जो कि एटमॉस्फेयर में से हीट एब्जॉर्ब करके इवोपरेट हो जाते हैं, सो दे कैन इवोपरेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो जल्दी ये हीट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो दैट पर्टिकुलर इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम विच इज अ मेटल, तो सोडियम से रिएक्शन करने के बाद ये बना था सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ इथेनॉल। तो ये एक इथेनॉल का कन्फर्मेशन टेस्ट है कि इसमें इथेनॉल है या नहीं है, ठीक है। सो दिस अबाउट रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। So it is a confirmation test of ethanol in which hydrogen gas is released. So sodium react with ethanol to form sodium ethoxide. This is the formula of sodium ethoxide. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और केमिकल रिएक्शन है इथेनॉल की, दैट इज डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो वाटर रिमूव किया जा सकता है इथेनॉल के अंदर से किस तरह से, व्हेनेवर इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ हॉट कंसंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप हॉट कंसंट्रिक H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे, सो इट विल रिलीज वाटर, है ना, वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा एंड अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज इथीन। तो ये आपका इथेनॉल है और ये आपका इथीन बन जाएगा, मतलब ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। सो H2SO4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H2SO4? दिस H2SO4 इज वर्किंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये यहाँ पे इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे, बाय एडिंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इथेनोइक एसिड। नाम से पता लग रहा है इथेनोइक एसिड। तो इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फंक्शनल ग्रुप है। क्या फॉर्मूला होता है इथेनोइक एसिड का, CH3COOH। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इथेनोइक एसिड को हम लोग बोल सकते हैं एसिटिक एसिड ही बोल सकते हो। इथेनोइक एसिड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड भी बोला जा सकता है इथेनोइक एसिड को, ठीक है। इथेनोइक एसिड को अगर आप देखोगे एट स्पेशली इन विंटर्स, विंटर्स के अंदर क्या होता है, एट ए लो टेम्परेचर दैट इज 16.6 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, जो ये लिक्विड होता है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो होते हैं ये फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होने के बाद उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो विंटर्स के अंदर इस एसिटिक एसिड के फ्रीज होने की वजह से इट इज़ नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल मीन्स वर्ड आया है ग्लेशियर से, ग्लेशियर फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर है, उसी तरह यहाँ पे ये फ्रोजन फॉर्म ऑफ एसिड है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला गया है इन विंटर्स। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड की रिएक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टर।
एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ रिएक्शन इन विच एस्टर इज फॉर्म। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, एक मीठी सुगंध वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग एज ए फ्लेवरिंग एजेंट काम में लेते हैं, ठीक है। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR। तो इस R की जगह हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन और इस R की जगह कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हम लोग एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं C2H5OH, जिसको हमने क्या बोला है? जिसको हमने इथेनॉल बोला है। जब इथेनॉल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एसिटिक एसिड या आपकी दैट पर्टिकुलर इथेनॉइक एसिड से CH3COOH से, क्या बोला हमने इसको एसिटिक एसिड बोला है या इथेनॉइक एसिड बोला है। तो क्या होता है? यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा यहाँ पे? C2H5OH, C2H5COOCH3 प्लस H2, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एस्टर बोलेंगे। दिस इज एस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? केमिकल नेम क्या होगा? इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग CH3COO ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं एसीटेट। दिस इज नोन एज एसीटेट। और ये क्या है? इथाइल। तो ये क्या नाम हो गया इसका? इथाइल एसीटेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल एसीटेट, या सिंपली आप इसे एस्टर बोल सकते हो। दिस इज इथाइल एसीटेट और सिंपली यू कैन सी एस्टर। सो एस्टर इज एस्टरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब इस सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? सेपोनिफिकेशन मतलब सोप बनाने की जो रिएक्शन होती है उसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। इट इज सोप मेकिंग रिएक्शन इन विच these carboxylic acid compounds are actually reacted with bases like sodium hydroxide और potassium hydroxide। तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है कि सोप्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। सोप्स जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। क्यों होते हैं बेसिक? बिकॉज इट कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में एक होता है। बिकॉज बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर what they are actually strong bases। okay, तो एक रिएक्शन करके देखते हैं सेपोनिफिकेशन की। सपोज आई एम टेकिंग हियर CH3COOH विच इज नोन एज एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ किससे? NaOH से या KOH, जो भी आप लेना चाहो। NaOH क्या होता है? इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ओके, तो क्या होता है? यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और OH बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा? CH3COONA प्लस H2O। तो COO माइनस Na प्लस। तो ये जो आपका बन गया दिस इज सोप। इसको हम लोग सोप बोलेंगे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस सोप? हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे इसके अंदर इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की तरफ चलते हैं। अब सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इनमें भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों देखने को मिलते हैं। सोप्स की डेफिनेशन क्या होती है? सुनना ठीक से। सोप्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप, या सिंपली बोल सकते हो सोप्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसी को हम लोग सोप बोलेंगे, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या एग्जांपल लेंगे हम लोग? एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल, एक एसिड लेता हूँ दैट इज सिट्रिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ not citric acid, stearic acid. What is the formula of stearic acid? The formula of stearic acid C17H35COOH. This is the formula of stearic acid. अगर इस stearic acid की हम लोग, this is a long chain of carboxylic acid, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से करवाते हैं तो क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से OH एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा अपने पास? C17H35COONA। दिस इज अ सोप। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। इसको हम लोग सोडियम स्टीरेट बोलेंगे, है ना। इट इज नोन एज सोडियम स्टीरेट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोप।
तो क्या हो गया, सोडियम्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम होती है सोप में। सोप में प्रॉब्लम क्या होती है, सोप डज नॉट गिव फॉर्म, झाग नहीं बनता सोप में। किस में, हार्ड वाटर में, खारे पानी में सोप झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं, दे एक्चुअली रिएक्ट विद द सोप एंड एक्चुअली दे फॉर्म अ वाइट इनसॉल्युबल पाउडर। जब ये पोटेशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं हार्ड वाटर में, ये रिएक्शन करते हैं सोप के साथ और एक वाइट इनसॉल्युबल पाउडर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कम, विच इज नोन एज स्कम, है ना। तो स्कम बना देते हैं, इसलिए वो झाग भी ठीक से नहीं देता और क्लीनिंग भी ठीक से नहीं होती है ना। दैट इज, इट मीन्स सोप्स इज नॉन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है और वो स्कम बना देता है। इससे हमारा सोप वेस्ट भी होगा और हमारे कपड़े भी क्लीन नहीं होंगे। तो इसका क्या अल्टरनेटिव है, इसका अल्टरनेटिव है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोप से थोड़े एडवांस्ड होते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग जानेंगे इसके अंदर। पहले हम लोग डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप होता है, बट इसमें सल्फोनेट या अमोनियम सॉल्ट होंगे। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिटर्जेंट का, C18 है ना, H29 NaO3S, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट। तो क्या हो गया, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सल्फोनेट ग्रुप। दिस इज अ सल्फोनेट ग्रुप, है ना। सल्फोनेट ग्रुप होता है इसके अंदर, सल्फोनेट ग्रुप इसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इट इज अ डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लींजिंग एक्शन, ये सोप से डिटर्जेंट्स किस तरह क्लीन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जानेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू इमल्सिफाई ऑयल और ग्रीस। तो ये क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस को होल्ड करके उसे वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। किस तरह करते हैं वो हम लोग जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे बनता है मिसल या माइसल फॉर्मेशन होता है। माइसल कैसे बनता है तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 COONA। तो ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल बोल क्या इसे बोलने की आदत रही नहीं ऑनलाइन क्लास। So we are talking about the cleansing action of soap। सोप किस तरह क्लीन करता है। तो हम लोग पहले सोप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज CH3 CH2 COONA। COO will have negative charge, Na will have a positive charge. Now look at this. This particular hydrocarbon chain is known as hydrophobic part, and this group COONA will be known as hydrophilic part। हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स टू डरना, कोई चीज़ से डरना। तो ये जो पार्ट होता है वाटर से डरता है, वाटर हेटिंग पार्ट। दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट इज वाटर हेटिंग पार्ट। एंड फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग।
एंड दिस that particular polar part, that is COONA, is a hydrophilic part, water loving part. तो ये वाला पार्ट जो होता है वो मेनली ऑयल में डिजोल्व होता है. हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल में डिजोल्व होता है, ऑयल को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, जबकि ये वाला पार्ट दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट डिजोल्व्स इन वाटर. तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है. तो इस तरह से एक पार्ट, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लोग मिसल बोलते हैं. किस तरह से बनता है? लाइक दिस. मेनली जो आपकी डस्ट होता है, डर्ट इज मेनली ऑफ ग्रीस. ग्रीस से ऑयल किस्म का होता है. सपोज दिस इज डर्ट, इट इज मेनली ऑयल. और ऑयल को डिसॉल्व कौन करता है? ऑयल को हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट डिसॉल्व करता है. तो हम लोग उसको कुछ इस तरह टेल की तरह हम इसे डिस्क्राइब करेंगे लाइक दिस. दिस टेल शोज द हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स दैट पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन part of the soap. Okay, then it is attached to the COO like this. This is hydrophilic part and it face towards the water. ये पानी की तरफ फेस करता है. और यहाँ पे Na like this. तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बन गया. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसल. इसको हम लोग मिशेल बोलते हैं, है ना. मिशेल फॉर्मेशन बन जाएगा लाइक दिस. ठीक है. तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, व्हेन डर्ट एंड ग्रीस आर मिक्स्ड विद सोप वाटर, सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देम इन टाइनी क्लस्टर्स, दीज आर नोन एज मिसल. तो इसे हम लोग मिसल बोलते हैं. तो ये जो पार्ट होता है ये डस्ट से एकदम अटैच हो जाता है, चिपक जाता है और डस्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. डस्ट या डर्ट इज मेनली ऑफ ऑयल टाइप. तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल को डिसॉल्व कर लेता है. और जब हम लोग कपड़ों को थोड़ा सा रब करते हैं, है ना, रब करते हैं या इसको ज़ोर से मशीन में जब हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तब वो डर्ट जो है वो निकल जाता है. और उसे झाड़ने से हम वापस को जब क्लींस करते हैं तो सारा डस्ट जो है, डर्ट जो है वो निकल जाता है. तो दिस इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप. तो क्या डिटर्जेंट जो होते हैं दे डज नॉट फॉर्म स्कम. सोप जो होते हैं वो स्कम बनाते हैं, बट डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाते. दे डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द प्रेजेंट इन हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट्स जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं, बट सोप्स इफेक्टिव नहीं होते हार्ड वाटर में. सो डिटर्जेंट्स आर द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द सोप्स. ठीक है. दिस वॉज योर चैप्टर. ठीक है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अगर कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.